प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे भारत के एक महान व्यक्तित्व गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, उनके राजनीतिक चिंतन से परिचित कराऊंगा। भारतीय राजनीतिक चिंतन में उनका क्या योगदान रहा, उनकी क्या भूमिका रही, भारतीय राजनीतिक चिंतन को उन्होंने एक कैसे नया आयाम दिया, कैसे भारतीय राजनीतिक चिंतन को उन्होंने विस्तृत किया, संवर्धित किया, विकसित किया। आज हम भारतीय राजनीतिक चिंतन में उनके योगदान पर डिस्कस करेंगे। गोखले का भारतीय राजनीतिक चिंतन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। गोखले ने बहुत सारे राजनीतिक दृष्टिकोण विकसित किए। गोखले ने भारतीय राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा दी। उनके राजनीतिक विचारों, राजनीतिक धारणाओं, राजनीतिक सिद्धांतों से भारतीय राजनीतिक चिंतन और ज़्यादा विस्तृत, संशोधित, संवर्धित और विकसित हुआ है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि गोखले ने कौन कौन से राजनीतिक कंसेप्ट दी। उनका पहला कंट्रीब्यूशन है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन अधिराज्य की स्थिति। एक भारत को डोमिनेंट स्टेट के रूप में, अधिराज्य के रूप में उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने मांग रखी थी। उनका विचार था कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही अधिराज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। यानी गोखले भी तिलक की तरह भारत में स्वराज की प्राप्ति चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि तत्कालीन परिस्थितियों में भारत के लिए ये संभव नहीं है। स्वराज की शब्द की जगह उन्होंने स्वशासन शब्द का प्रयोग किया। गोखले का मानना था कि हम धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए प्रत्येक राजनीतिक परिस्थिति से गुजरते हुए स्वशासन का लक्ष्य प्राप्त करने के योग्य होंगे। गोखले ने ब्रिटिश नौकरशाही के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और बंगाल विभाजन की भी कड़ी आलोचना की। गोखले चाहते थे कि ब्रिटिश शासकों को भारतीय हितों के लिए भारत को अधिराज्य की स्थिति का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। यानी एक प्रकार से तत्कालीन भारत की राजनीतिक परिस्थितियाँ इस प्रकार की थी कि भारत को एकदम से स्वराज या स्वतंत्रता की प्राप्ति संभव नहीं थी। गोखले ने समय की राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए स्वशासन की वकालत की, भारत के लिए एक अधिराज्य की मांग की, डोमिनेंट स्टेट्स की मांग की कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहते हुए भारत के लोगों को बहुत सारे अधिकार, बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी जा सकती हैं। तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वराज्य की स्थिति का जो कंसेप्ट है वो भारतीय राजनीतिक चिंतन में उनका एक बड़ा योगदान है। गोखले का दूसरा महत्वपूर्ण विचार धर्म और राजनीति के परस्पर संबंधों पर है। गोखले भी महात्मा गांधी की तरह धर्म और राजनीति को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते। उनका कहना है कि धर्म और राजनीति एक दूसरे पर से संबंधित है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। उनका मानना था कि धर्मविहीन राजनीति देश व समाज के लिए हितकारी नहीं होती। उनका विचार था कि राजनीति जनता की सेवा का माध्यम तभी बन सकती है जब इसका आध्यात्मिकरण किया जाए। उनका विचार था कि राजनीति व सार्वजनिक जीवन में धार्मिक मूल्यों का प्रभाव होना चाहिए। धर्म का अभिप्राय उनसे विशेष धर्म का नहीं था। धर्म से उनका अभिप्राय सामान्य नैतिक सिद्धांतों के अनुसरण से था कि बिना नैतिक सिद्धांतों का अनुसरण किए हम राजनीति में किसी अच्छे कार्य की कल्पना नहीं कर सकते। धर्म विहीन या नैतिकता विहीन राजनीति किसी के भी हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के प्रति निष्ठा व समर्पण भाव से सेवा करनी चाहिए। वे धर्म के प्रभाव से देशवासियों के नैतिक चरित्र को ऊंचा उठाना चाहते थे।
गोखले का प्रशासनिक क्षेत्र में भी बड़ा योगदान रहा। गोखले ने प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार के लिए कई तरह के प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया। 1905 में उन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए अपने सुझाव पेश किए। पहला सुझाव उन्होंने दिया कि विधान परिषद के सदस्यों का विस्तार किया जाए और विधान परिषदों को बजट पास करने की शक्ति होनी चाहिए। भारत सचिव की परिषद में कम से कम 3 भारतीय सदस्य नियुक्त किए जाएं। तीसरा सुझाव उन्होंने दिया कि देश के सभी जिलों में सलाहकार बोर्ड नियुक्त किए जाएं कि वे प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्य संबंधी इन सलाहकार बोर्डों की सलाह अवश्य लें। चौथा सुझाव उन्होंने दिया कि भारतीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियां संबंधित वर्ग से ही की जाए। पांचवा सुझाव दिया कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए ताकि न्यायपालिका को कार्यपालिका से प्रभाव से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। यह न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग होगी तभी न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रभाव से आज़ाद होकर स्वतंत्र होकर के निष्पक्ष रूप से कार्य कर पाएगी। सेना के खर्च पर नियंत्रण किया जाए, ये भी प्रशासनिक सुधार के रूप में उन्होंने लिया। प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जाए। आठवां सुझाव उन्होंने दिया कि देश के आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा का विस्तार किया जाए। ग्रामीण जनता के कल्याण के लिए ऋण के बोझ को कम किया जाए। तो ये 9 प्रकार के सुझाव प्रशासन में सुधार के लिए दिए और इन प्रशासनिक सुधारों ने भारतीय राजनीतिक चिंतन को और ज़्यादा विस्तृत किया, संवर्धित किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राजनीतिक चिंतन में स्वदेशी आंदोलन का कंसेप्ट दिया। 1905 में उन्होंने बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सच्चा स्वदेशी आंदोलन देशभक्ति व आर्थिक आंदोलन के रूप में होता है। एक उत्तम धारणा जो कि मानवता के दिलों में जगह रखता है। मातृभूमि के प्रति लगन जो स्वदेशी के विचारों में मौजूद है, इतना तीव्र व उत्तेजनक प्रभाव है कि केवल उसका विचार ही झंझनाहट पैदा कर देता है और उसका वास्तविक रूप व्यक्ति को ऊंची अवस्था में पहुंचा देता है। गोखले ने स्वदेशी आंदोलन को एक तरह से आर्थिक आंदोलन माना। उनका कहना था कि प्रत्येक देशवासी को अपने देश के हित में स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। स्वदेशी आंदोलन देश के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करता है। इससे लोगों में सामाजिक एकता का भाव पैदा होता है। उन्होंने माना कि स्वदेशी आंदोलन लोगों के दिलों की आवाज़ है जो देश के प्रति अपना कर्तव्य प्रकट करती है। तो एक प्रकार से गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से भारतीय राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा दी है कि स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से हम देश के लोगों में स्वाभिमान, एकता और समन्वय की भावना को पैदा कर सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया। गोखले ने कहा कि देश के प्रत्येक प्रांत में विधान परिषद स्थापित की जाए जिसमें समाज के सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व मिले। उनका कहना था कि भारतीय परिषद में कम से कम 3 भारतीय नियुक्त किए जाएं। देश के हर जिले में सलाहकार बोर्ड बनाया जाए। जिला मजिस्ट्रेटों के लिए भी जरूरी बना दिया जाए कि प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्यों संबंधी इन सलाहकार बोर्ड की अवश्य सलाह लें। उन्होंने कहा कि इन प्रतिनिधि संस्थाओं में देश के सभी क्षेत्र, वर्गों, समुदायों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत और इंग्लैंड के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए इंग्लैंड द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं का निर्माण करना चाहिए ताकि ब्रिटिश शासन का उनमें विश्वास बना रहे। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों और भारतीयों के संबंधों को स्थायी आधार पर सुधारने के लिए
पहली आवश्यक शर्त यह है कि इंग्लैंड द्वारा स्पष्ट घोषणा की जाए कि वह भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास में सहायता करेगा और संबंधित इच्छाओं और कठिनाइयों के बावजूद इस नीति के साथ वह दृढ़ निश्चय से खड़ा रहेगा। तो एक प्रकार से जी के गोखले ने भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना की वकालत करके राजनीतिक चिंतन को विकसित किया है। गोखले ने अपने राजनीतिक चिंतन में निजी संपत्ति का समर्थन किया है। उनका मानना था कि निजी संपत्ति से मनुष्य में आत्मसम्मान और स्वाभिमान की भावना जागृत होती है। निजी संपत्ति का अधिकार जो है वो मनुष्य को कर्मठ बनाता है और देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा को दिखाता है। निजी संपत्ति के अधिकार से आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। अगर किसी व्यक्ति को निजी संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जाए तो वह उग्र रूप से इसका विरोध करेगा। उन्होंने निजी संपत्ति का समर्थन करते हुए कहा कि एक सामान्य नागरिक अपनी संपत्ति व मलकियत के प्रति इतना अधिक दृढ़ रूप से जुड़ा हुआ है और वह अपने वास्तविक जीवन में इन अधिकारों के पूर्ण प्रयोग और इतना लाभदायक समझता है कि यदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन अधिकारों पर आक्रमण होगा तो उसके लिए वह पूरा विरोध करेगा। गोखले said the ordinary citizen is intensely attached to this property right other is holding and he finds the full enjoyment of their right to useful in actual life, that there is nothing he regard as a direct or indirect attack on these rights। यानी प्रॉपर्टी का जो राइट है उसको लेकर के व्यक्ति जो है इतना अटैचमेंट रहता है कि वो किसी के इंटरवेंशन को स्वीकार नहीं करता। गोखले ने आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया। गोखले जेस मिल की पुस्तक से प्रभावित थे। गोखले ने कहा कि जो व्यक्ति सरकार को कर देने में सक्षम नहीं है उन्हें वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति सक्षम है उसी को अधिकार होना चाहिए, बाकी व्यक्तियों को नहीं। गोखले ने यह विचार उदारवादी चिंतक जेस मिल से ग्रहण किया। जेस मिल ने अपने राजनीतिक विचारों में वशमताधिकार का विरोध किया है। उन्होंने कहा था कि जो सरकार को कर के रूप में योगदान देते हैं उन्हें ही मत का अधिकार दिया जाए। जो सरकार को आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते, आर्थिक मदद नहीं कर सकते, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो मिल की तरह गोखले ने भी कहा कि ग्राम पंचायतों को चुनाव में केवल उन्हीं व्यक्तियों को अधिकार होना चाहिए जो कम से कम 10 रुपये सरकार को कर के रूप में देते हैं। गोखले ने शोषित समाज के कल्याण पर भी बल दिया। उनका विचार था कि हिंदू समाज में दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग को ऊंचा उठाने के प्रयास किए जाने चाहिए और जब तक शोषित वर्गों के लोगों को ऊपर उठाने के प्रयास नहीं किए जाएंगे तब तक समाज में एकता व परस्पर की सद्भाव की भावना का विकास नहीं होगा। उन्होंने भारत सेवक संघ के द्वारा शोषित समाज के लोगों को ऊपर उठाने व उनको अन्य लोगों की तरह सम्मान देने के लिए समाज के अगड़े वर्ग के लोगों का आह्वान किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कल्याणकारी राज्य की धारणा प्रस्तुत करके भारतीय राजनीतिक चिंतन को विस्तृत किया। उन्होंने कहा कि राज्य का मुख्य उद्देश्य लोगों का नैतिक व भौतिक कल्याण करना है। उन्होंने कहा कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति को उत्तम, खुशहाल, अमीर व हर क्षेत्र में परिपूर्ण बनाए। गोखले ने कहा कि राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में आने वाली हर तरह की बाधाओं और कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करे। गोखले चाहते थे कि भारत में धर्म, जाति या किसी अन्य संकीर्ण आधार पर लोगों से भेदभाव न हो और न ही किसी व्यक्ति का आर्थिक शोषण हो। उनका कहना था कि राज्य को औद्योगिक व कृषि विकास के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य आम जनता के हितों के लिए व्यवहारिक, औद्योगिक व कृषि नीति का निर्माण करे। गोखले ने देश में आम जनता के हित के लिए कल्याणकारी राज्य की धारणा का समर्थन किया। गोखले ने हिंदू मुस्लिम एकता का भी समर्थन किया। गोखले ने कहा कि भारत के
सभी लोगों में, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय से संबंधित हो, उनमें सद्भावना व सहयोग बना रहे। भारत सेवक संघ के माध्यम से उन्होंने किसी जाति व धर्म के भेदभाव के बिना देशवासियों में बंधुत्व की भावना बनाए रखने की अपील की। गोखले ने स्वयं कहा, मैं जन्म से हिंदू हूँ, परंतु वर्षों से मेरी इच्छा रही है कि मैं अपने देश के विकास के लिए केवल एक भारतीय के रूप में कार्य करूँ। गोखले वास्तव में धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने सभी धार्मिक समुदायों, विशेषकर हिंदुओं और मुसलमानों से देश की एकता और अखंडता के लिए मिलकर कार्य करने पर बल दिया। उनका मानना था कि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हिंदुओं और मुसलमानों में सद्भाव का होना जरूरी है। गोखले ने एक राष्ट्र के सिद्धांत में अपना विश्वास प्रकट किया। उनका विचार था कि राष्ट्र में धार्मिक संकीर्णताओं का कोई महत्व नहीं था। उन्होंने अपने गुरुदेव रानाडे के विचारों को व्यवहार में अपनाया। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के समर्थक मोहम्मद अली जिन्ना ने भी गोखले के धर्मनिरपेक्ष समाज की प्रशंसा की। उन्होंने दृढ़ निश्चय करके कहा कि भविष्य का भारत हिंदू भारत या मुस्लिम भारत नहीं होगा, यह भारत में रहने वाले सभी समुदायों का संयुक्त रूप होगा। धर्मनिरपेक्ष विचारों के कारण ही गोखले को एक उदार राजनीतिक चिंतक के रूप में जाना जाता है। गोखले ने भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी समर्थन किया। उनका कहना था कि स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है और स्वतंत्रता जीवन के हर क्षेत्र में होनी चाहिए। स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। उनका मानना था कि सरकार के लागत निर्णयों की आलोचना के अभाव में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। सरकार के गलत निर्णयों की आलोचना के अभाव में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के नियमों के बारे में कहा, कुछ समय के लिए परेशानी है कि किसी को भी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरे में डाल दी है, परंतु अंत में जो रिस्क उसके अंदर है, तब वहाँ असंगठित और अनुशासनहीन लोक जीवन के साथ दूसरा लघु अवसर एवं स्वनियंत्रण, जिसमें समाज के द्वारा किए गए वास्तविक लाभदायक कार्य है, जो हमारे युवाओं के लक्षणों को प्रकट करते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वतंत्रता संबंधी विचारों के माध्यम से अपने उदारवादी दृष्टिकोण का ही परिचय दिया। गोखले ने अपने राजनीतिक चिंतन में प्रेस की स्वतंत्रता का भी समर्थन किया। गोखले का कहना था कि प्रेस की स्वतंत्रता से ही आम जनता के हित सुरक्षित रह सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता से ही सरकार के अच्छे बुरे निर्णयों का पता चलता है। उनका मानना था कि अगर प्रेस पर प्रतिबंध लगाए तो आम जनता के हित प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की तरह भारत में भी प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रेस सरकार की तरह ही है, यह लोक हितों की सुरक्षक है। अगर दमनकारी विधायन के द्वारा उसकी स्वतंत्रता को बाधा पहुंची तो ये हित पूर्वाग्रह से प्रभावित होंगे। गोखले का कहना था कि सरकार को जनहित से प्रेस की स्वतंत्रता का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि वो ये नहीं चाहते थे कि सरकार का प्रेस पर कोई नियंत्रण न हो। सरकार का प्रेस पर नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन अनावश्यक नियंत्रण नहीं होना चाहिए। आम जनता की पैरवी करते हुए उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। हालांकि 1910 में उन्होंने देश की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय प्रेस कानून का समर्थन किया। तो प्रेस की स्वतंत्रता के माध्यम से लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो चाहते थे, और इसी ने भारतीय राजनीतिक चिंतन को और ज़्यादा विस्तृत किया है। गोखले ने अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा पर भी बल दिया है। उनका कहना था कि भारत की आम जनता के लिए जरूरी है कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाया जाए। उनका मानना था कि भारत की अधिकांश जनसंख्या अनपढ़ है और वह अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह से अनभिज्ञ है।
उनका विचार था कि शिक्षित व्यक्ति ही समाज व देश के विकास में योगदान दे सकता है और आम व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए ज़रूरी है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको निःशुल्क और अनिवार्य बनाया जाए, तभी देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा। और शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा तो इससे लोगों के अंदर जो है जिम्मेदारी की भावना का एहसास होगा। उनके विचार में शिक्षित समाज ही समाज में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 1910 में उन्होंने देश में अनिवार्य एवं प्राथमिक शिक्षा प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करने के लिए इस प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश सरकार से उन्होंने मांग की ताकि भारत में शिक्षा का स्तर और ज़्यादा ऊंचा हो और शिक्षा से देश समाज का विकास होगा। गोखले का पश्चिमी शिक्षा में पूरा विश्वास था। उनका मानना था कि भारत की प्राचीन शिक्षा परंपरागत और रूढ़िवादी, जबकि पश्चिम की जो शिक्षा प्रणाली है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित है। उनका विचार था कि पश्चिमी शिक्षा मनुष्य की बौद्धिकता और तर्कशीलता का विकास करती है, जबकि भारत की परंपरागत शिक्षा रूढ़िवादी व अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। गोखले ने लॉर्ड कर्जन द्वारा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सरकार के नियंत्रण में लाने वाली नीति का विरोध किया। इस संबंध में 1903 में यूनिवर्सिटी बिल प्रस्तुत किया। गोखले ने भारत में उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने का आग्रह किया। गोखले ने कहा कि भारत में जो शिक्षा प्रणाली है वो परंपरागत है, धार्मिक है। परंपरागत और धार्मिक शिक्षा से विद्यार्थियों में रूढ़िवाद पनपता है, अंधविश्वास पनपता है, जबकि वेस्टर्न जो एजुकेशन है वो विज्ञान पर, तकनीक पर आधारित है, तर्कशीलता पर आधारित है। और विज्ञान के विषय अध्ययन अध्यापन के कारण ही पश्चिम के देश ज़्यादा विकास कर गए हैं और भारत जैसे देश जो कभी विकसित थे आज काफ़ी पिछड़ गए हैं। इसलिए उन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया। गोखले ने अपने राजनीतिक चिंतन में शक्तियों के विकेंद्रीकरण का समर्थन किया है। गोखले का मानना था कि शक्तियों का केंद्रीकरण जो है एक प्रकार से जनता के हितों के विरुद्ध होता है। शक्ति एक स्थान पर केंद्रित होने से व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट होती है, उनके अधिकार नष्ट होते हैं। तो जन प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से शक्तियों का विकेंद्रीकरण चाहते थे ताकि वास्तविक लोकतंत्र जो है देश के अंदर समाप्त हो, प्रत्येक व्यक्ति को उनके अधिकार प्राप्त हो। तो आज का हमारा टॉपिक था गोपाल कृष्ण गोखले का भारतीय राजनीतिक चिंतन में क्या योगदान रहा। गोपाल कृष्ण गोखले का भारतीय राजनीतिक चिंतन में क्या भूमिका रही, भारतीय राजनीतिक चिंतन को उन्होंने किस प्रकार से संवर्धित किया, किस प्रकार से विस्तृत किया, किस प्रकार से विकसित किया, कौन से नए राजनीतिक विचार, राजनीतिक धारणाएं, राजनीतिक मूल्य, राजनीतिक सिद्धांत उन्होंने भारतीय राजनीतिक चिंतन को दिए, जिससे कि भारतीय राजनीतिक चिंतन और ज़्यादा विकसित हुआ है और ज़्यादा मजबूत हुआ है और ज़्यादा अपडेट हुआ है। तो जीके गोखले के राजनीतिक चिंतन में योगदान का आज का ये जो वीडियो लेक्चर है आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आने वाली नई वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।